अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, विजिबल है। ठीक हो गया। तो हम रोड मैप देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो आई थिंक ये इसका जो ड्यूरेशन है, हम कोशिश करेंगे कि 1 मंथ में इसको कंप्लीट करें, विद इन ए मंथ। या फिर एक वीक ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। कम तो नहीं है, ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि डाटा एनालिसिस में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट भी है और कवर भी करने चाहिए, और इन टॉपिक्स का पता भी होना चाहिए सबको। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें, ज़्यादा टाइम ना ले जाए, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी कोर्स पर तो वो बोरिंग हो जाता है, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो हम कोशिश करेंगे कि मेन मेन टॉपिक्स कवर करें ताकि डाटा एनालिसिस की आपको समझ आ जाए, और डाटा एनालिसिस आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ कहीं भी। अगर कोई डाटा आपको मिलता है, लाइक आपको कोई वर्क मिलता है या फिर टास्क मिलता है, तो उस पर आप वर्क भी कर सकें। ठीक हो गया? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डाटा एनालिसिस बहुत ही एक अच्छी फील्ड है और काफ़ी वास्ट भी है। ये बेसिकली हमारे पास हर जगह पर यूज़ होती है, हर किस्म के डाटा के लिए या ये इम्प्लीमेंट होती है। लाइक अगर एक चैट जीपीटी भी है ना, एआई का टूल बनाना है हमने, तो एआई के टूल के लिए भी सबसे पहले हमें डाटा चाहिए। अगर हमें कोई छोटी से छोटी एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए भी हमें डाटा चाहिए, और डाटा को एनालाइज कर किए बगैर हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, किसी भी डाटा पर वर्क नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फील्ड है और इसमें सबको जाना चाहिए। चाहे कोई बंदा एआई में भी जाना चाहता है, एआई में भी डाइव करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो डाटा एनालिसिस को ज़रूर समझे, डाटा एनालिसिस पर वर्क करें, डाटा एनालिसिस में अपने कमांड बनाएं, फिर ही एआई की तरफ मूव करें, क्योंकि एआई में भी सब डाटा ही है, तो डाटा के साथ डील करना है। क्यों ना इस चीज़ को पहले ही कवर कर लिया जाए कि हमें डाटा का पता हो पहले, और इसका यूज़ केस भी पता हो, इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी पता हो, तो फिर ही आप एआई की तरफ मूव करें, या फिर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं रोड मैप को। सबसे पहले फाउंडेशंस। फाउंडेशंस के अंदर हमारे पास डाटा क्या होता है, कितने टाइप्स का डाटा होता है, और जो एनालिसिस होती है वो कितने टाइप्स की होती है, एनालिटिक्स कितने टाइप की होती है, और हमारे पास डाटा की जो लाइफ साइकिल होता है, लाइक डाटा एनालिसिस के अंदर कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनको हमें मेन करना पड़ता है जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, चाहे हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हों या फिर डाटा साइंस की कोई फील्ड पढ़ रहे हों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने डाटा के साथ डील करना है, तो डाटा को हैंडल करने में स्टैट का काफ़ी रोल होता है। लाइक इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं हम वो देखेंगे, हम कम से कम चीज़ें देखेंगे इसमें, ताकि आपको भी समझ आए। अगर कोई मैथ का बैकग्राउंड किसी का नहीं है तो उसको भी ये चीज़ें समझ आए, और उसके लिए यूज़फुल भी हो। ठीक हो गया? और नेक्स्ट है हमारे पास डाटा हैंडलिंग। ये तो थी हमारे पास डाटा एनालिसिस के रिलेटेड कि वो क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, और इसका लाइक इंट्रोडक्शन था, एक डाटा एनालिसिस होता क्या है। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि उसके अंदर क्या है, मीन डाटा एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी फील्ड्स आती है जिनको हमें कवर करना चाहिए, जिन पर हमें वर्क करना चाहिए। तो हमें एक्सेल का पता होना चाहिए, एक्सेल या फिर गूगल शीट्स, आपने शायद पहले यूज़ भी की हो। ये काफ़ी कॉमन सा एक मेन टूल है जिसमें हम डाटा को हैंडल करते हैं, लाइक टेबल की फॉर्म में डाटा को हैंडल करते हैं।
तो ये हमारे पास स्टिल भी यूज़ होता है डाटा को हैंडल करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए या फिर डाटा को कीप करने के लिए, ये अभी तक भी हमारे पास यूज़ होता है। तो इसको हम देखें कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे यूज़ होता है डाटा के लिए। और हम पाइथन को वैसे हम देख चुके हैं, पाइथन को हम पढ़ चुके हैं पहले। तो पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज़ है, हमने एक टॉपिक हमने पढ़ा था लाइब्रेरीज़ का, पैकेजेस का, अगर आपको याद हो तो। हम उनको भी कवर करेंगे कि हमारे पास जो लाइब्रेरीज़ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है डाटा के लिए या फिर डाटा एनालिसिस के लिए, जो कॉमनली यूज़ होती है, हम उनको भी कवर करेंगे। लाइक हमारे पास पांडास हो गई, नमपाई हो गई, ये तो लाइब्रेरीज़ तो कॉमन है, इनको हम लाजमी कवर करेंगे। और उसके बाद है एसक्यूएल। तो हमारे पास एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज है जो कि हम डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको भी देखेंगे, इसकी भी जो बेसिक्स होंगी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी डाटा एनालिसिस के लिए, तो हम उनको भी देखेंगे। आगे उसके बाद है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हमारे पास यहाँ पर भी पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होंगी और कुछ टूल्स होंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है डाटा एनालिसिस के लिए। हम जब भी डाटा एनालिसिस करते हैं तो कुछ टूल्स को हम लाजमी यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास टैबल्यू हो गया या फिर पावर बीआई हो गया, और इस तरह से और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन हम उनको देखेंगे जो हमारे पास कॉमन होंगे और हमारे पास इम्पोर्टेंट होंगे और उनका यूज़ केस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो हम उन टूल्स को यूज़ करेंगे और उन टूल्स को सीखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। और इसके अलावा विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, जैसा कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉर्न हो गई। ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए या फिर जो हमारा डाटा होता है उनको विजुलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनको। तो हम इसको भी देखेंगे कि हमारे पास वो कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं और उन पे कैसे हम वर्क करते हैं, तो इनको भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल डाटा एनालिसिस। हम लास्ट पर हम क्या करेंगे कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे जो कि रियल वर्ल्ड बेस होंगे। लाइक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हम करेंगे जो रियल टाइम में यूज़ हो रहे होंगे कहीं ना कहीं पे, और हम कोशिश करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम कोई हैकाथॉन भी करें, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट भी करें, जिसमें हमारी जो टीम होगी हम सारे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। लाइक अगर अभी 10 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स हैं या फिर 8 है, जितने भी हैं जो हमारे साथ लास्ट तक जाएंगे, हम उनके साथ ही टीम बनाएंगे और उनके साथ टीम बनाकर एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे। और उस हैकाथॉन में जो डाटा होगा, जो डाटा के साथ डील करना होगा, हम एक साथ ही वो कर रहे होंगे। ठीक हो गया। हम यहाँ पर भी प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन वो एक रियल टाइम में होगा। लाइक एक प्रोजेक्ट होगा, हम प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, चीज़ों की हमें समझ ज़्यादा आएगी। ठीक हो गया। और हम कुछ खुद से भी प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे जो कि हमें डाटा एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रोड मैप था। मैंने कोशिश की है कि वो चीज़ें मैं रखूँ, ऐड करूँ जो हमारे लिए ईजी भी हो और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो डाटा एनालिसिस के फील्ड में। तो आप यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास वही चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डाटा एनालिसिस की फील्ड में वो काफ़ी वर्थ रखती है, तो इसलिए मैंने इनको ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, और यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक हो गया। अच्छा उमर भाई, आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है डाटा एनालिसिस के रिलेटेड तो आप कर सकते हैं प्लीज। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर मैंने कहा आप ऐड कर दें, मेरा थोड़ा इशू बनेगा इंटरनेट का, तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो रोड मैप था तो वो जहाँ तक था, अपनी जो चीज़ें हमने करनी है इस सेशन में या फिर इस कोर्स के अंदर, तो वो यही करनी है।
और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो और भी जो अच्छे ट्रेनर हैं उनको भी मैं लेकर आऊँ यहाँ पर और वो भी पढ़ाएँ। तो एक वो के साथ मेरी बातचीत हुई है, तो एक हमें जॉइन करेंगे कल सर फ़ारूक, और उनकी थोड़ा टाइमिंग का इशू बन रहा है। अगर हमें टाइम टाइम चेंज करना हुआ तो हम 10 की बजाय 9 कर लेंगे, 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया? तो 9 बजे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम 9 बजे इसको करते हैं, 9 बजे शिफ्ट करते हैं? तो सर मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, आई थिंक किसी की तरफ से कोई इशू नहीं होगा क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है, तो 1 घंटे की खैर होती है। क्योंकि वो थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे ट्रेनर भी हैं, तो वो भी हमें कल से जॉइन करेंगे और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। पिछले 2 से 3 ईयर से वो पढ़ा रहे हैं, लाइक कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टेक फील्ड में ही। और एक और भी ट्रेनर है, मैम है, मैम मारिया, उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी यहाँ पर लेकर आऊँ। वो भी काफ़ी अच्छी, डाटा साइंस में उनका काफ़ी अच्छा रोल है और उनकी पाकिस्तान भर में कैगल एक कंपटीशन होता है, उसमें उनकी 10th रैंक है। तो उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आकर यहाँ पर पढ़ाएँ हमारे साथ ही, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताएं क्योंकि वो इस फील्ड में वर्क कर रही हैं और रेगुलर पार्टिसिपेंट्स भी हैं हैकाथॉन की, और उनका काफ़ी अच्छा रैंक है। पाकिस्तान भर में उसका 10th रैंक है, तो वो काफ़ी अच्छा नॉलेज है उनके पास, सीनियर भी हैं काफ़ी, तो वो भी आकर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि पढ़ाएंगे। और आपने रेगुलर रहना, डाटा एनालिसिस को अच्छी तरह से समझना है, और इसके बाद आप इस एबल हो जाएंगे कि डाटा एनालिसिस में आप वर्क कर सकें, और इसमें अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है आपको तो वो अच्छे से आप डील कर सकें, अच्छे से आप उस पर वर्क कर सकें। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, वरना हम कुछ डाटा एनालिसिस के रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, इसका जो पहला सेक्शन है उसको देखते हैं। और ठीक हो गया, तो आज हम पहला जो टॉपिक है हमारा डाटा एनालिसिस के रिलेटेड, व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस, हम उसको कवर कर लेते हैं कुछ टाइम में, और देन हम प्रॉपर कल से स्टार्ट कर रहे होंगे कि जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी, जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, हम वो कल से डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन से करने हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? ये जो स्लाइड वाली स्क्रीन है। जी विजुअल है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप डाटा को कहाँ पर देखते हैं? मीन आपके माइंड में डाटा किस जगह पर यूज़ होता है? आप अपनी लाइफ में डाटा को कहाँ पर यूज़ करते हैं, या फिर कहाँ पर आप देखते हैं डेली लाइफ में डाटा को कहाँ पर देखते हैं आप? कोई आंसर करना चाहेंगे इस बात का? तो सर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें डाटा ना हो। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और हम डाटा के बेस पे ही अपने आंसर्स वगैरह करते हैं। जी बिल्कुल, डाटा की बेस पर ही हम अपने आंसर वगैरह करते हैं। और किस फील्ड में करते हैं आंसर, कौन सी नीच में करते हैं? मीन्स एआई की फील्ड में, जैसे एआई रिस्पॉन्स वगैरह दे रहा है। ओके, जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ। लाइक हमारे पास एक नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स एक साइट है या फिर एक एप्लीकेशन भी है नेटफ्लिक्स, जहाँ पर हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि कौन सी मूवी ज़्यादा चल रही है, कौन सी मूवी ज़्यादा लोग
पसंद कर रहे हैं और इस तरह की मूवी हमें और भी यहाँ पर लेकर आनी चाहिए या फिर बनानी चाहिए ऐसी मूवीज़ जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इनको इंटरेस्टेड है और इस तरह की मूवी हमें बनानी चाहिए। तो वो उनको कैसे पता चलता है, वो कैसे ये जानती है कि फ़लाँ मूवी अच्छी है, फ़लाँ मूवी ज़्यादा लोग देख रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं और इस तरह की हमें मूवी बनानी चाहिए। एनीवन? या फिर आप यूट्यूब को देख सकते हैं। यूट्यूब अगर कोई सर उसके पीछे उसके पीछे सर उसके एल्गोरिदम लगा होता है ना, उसके अंदर डाटा जो भी सर्च करते हैं वो फीड हो जाता है, डाटा इकट्ठा हो जा रहा है और वो डाटा से ही फिर सिलेक्ट करता है कि कौन ज्यादा लोग ये चीज पसंद कर रहे हैं और उससे फिर वो एल्गोरिदम लगा के तो उसको ज्यादा रिकमेंडेड करता है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा आंसर दिया। अच्छा, मेरे पास एक और एग्जांपल है यूट्यूब की। यूट्यूब पर एक ब्लॉगर है जो एक ब्लॉग बनाता है या फिर एक वीलॉगर है जो वीलॉग बनाता है और वीलॉग जब वो बनाता है तो उस पर कमेंट्स आते हैं, उस पर लाइक्स आते हैं, उस पर कमेंट्स आते हैं। तो वो कैसे देखता है कि मैंने एक वीलॉग बनाया था और उसको कितने ऑडियंस ने देखा है और उनके व्यूज़ क्या है, उनके रिव्यूज़ क्या है, उनके कमेंट्स क्या है ऑडियंस के, और ऑडियंस किस टाइप के वीलॉग को ज़्यादा पसंद कर रही है, किस वीलॉग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में देख रही है और इस तरह के वीलॉग मुझे दोबारा भी बनाने चाहिए ताकि मेरे जो व्यूज़ हैं या फिर जो मेरी ऑडियंस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास कमेंट्स हैं, हम कमेंट करते हैं ना किसी भी वीडियो के ऊपर। यूट्यूब की वीडियो हम देखते हैं और अगर हमें अच्छी लगती है तो हम कमेंट करते हैं और ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम सब्सक्राइब भी कर देते हैं या फिर हम लाइक भी कर देते हैं। तो ये जो डाटा होता है कमेंट कई किस्म का हो सकता है, लाइक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ लोग अपना इंटरेस्ट भी शो करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वीलॉग अच्छा नहीं था और आपको इम्प्रूव करना चाहिए। इस तरह के जब कमेंट्स हम करते हैं तो जो वीलॉगर होता है अब वो उसको फाइंड करना है कि मेरे जो ये कमेंट्स जो ऑडियंस ने किए हुए या व्यूवर ने किए हुए हैं तो इनमें पॉजिटिव कितने और नेगेटिव कितने हैं। क्या मुझे ये जो सिनेरियो था, मैंने पिछला वीलॉग बनाया, क्या इस वीलॉग को मुझे और ज़्यादा बनाना चाहिए, इस कंटेंट को मुझे आगे यूज़ करना चाहिए या फिर कोई और कंटेंट मुझे यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली ये होता है कि वो जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डाटा होता है। अब इन कमेंट्स को यूज़ करते हुए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमारे पास जो वीडियो थी वो ज़्यादा वायरल हुई या नहीं हुई या फिर जो लोगों ने ज़्यादा पसंद की या नहीं की। तो इनमें से हम एनालाइज करते हैं, इस डाटा में से जो कमेंट्स का डाटा होता है, इस डाटा को हम एनालाइज करते हैं। इसमें से हम देखते हैं कि कौन सी हमारे पास जो वीडियो है ज़्यादा लाइक की गई है, कौन सी ज़्यादा इंटरेस्टेडली देखी गई है और इसको हमें दोबारा मज़ीद इस कंटेंट को फॉलो करके और भी वीलॉग्स बनाने चाहिए। तो ये जो डाटा एनालिसिस होता है इस टाइप में यूज़ होता है। लाइक एक और भी एग्जांपल हम रेस्टोरेंट की भी दे सकते हैं, हम हेल्थ केयर की भी दे सकते हैं। लाइक जो हमारे पास कोई कंपनी की प्रोडक्ट है हम वो लेते हैं और उसको रिव्यूज़ करते हैं और जब रिव्यूज़ करते हैं रिव्यूज़ की बेस पर भी हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं। मज़ीद हम उसको ज़्यादा चलाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये सीन होता है हमारे पास। तो यहाँ तक समझ आइए आपको? जी सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस होता क्या है। व्हाट इज डाटा एनालिसिस? अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है, बेसिकली डेफिनेशन 3 से 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास होता है द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, process of transforming and modeling data to discover useful information। बेसिकली हम डाटा एनालिसिस को यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम कोई डिसीजन ले सकें, ताकि हम इसी डाटा को यूज़फुल बना सकें। अब एक डाटा क्या होता है? अगर मैं डाटा एनालिसिस को पढ़ने से पहले मैं ये कहता हूँ आपको कि डाटा क्या होता है, तो ये बता सकते हैं कि डाटा की डिफ़ाइन क्या होगी या फिर डाटा को डिफ़ाइन हम कैसे करेंगे?
जी, एनीवन? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जी, बिल्कुल। हमारे पास डाटा कोई भी हो सकता है, लाइक कोई नंबर हो सकता है, कोई हमारे पास कोई राइटिंग में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पास डाटा होता है। अब लाइक हमारे पास कोई 30 से 40 पेजेस लिखे हुए हैं। लाइक मैं डाटा एनालिसिस को पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और मैं कुछ नोट्स बनाता जा रहा हूँ। लाइक मैं लिखता जा रहा हूँ, कोई किसी चीज़ के रिलेटेड, किसी टॉपिक के रिलेटेड मैं सिर्फ राइट कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या, अच्छा ठीक है, मुझे तो पता है, किसी दूसरे को ये नहीं पता होता कि ये जो नोट्स बने हुए हैं ये किस चीज़ के नोट्स हैं और ये नोट्स क्यों बनाए गए हैं, ये किस काम के हैं। तो वो जो डाटा है मेरे पास, कोई भी है, मैंने वो तो एग्जांपल ली, अब किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है और उस डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन उस डाटा में से निकालना, ये होता है हमारे पास डाटा एनालिसिस। हम उसको क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, 3 से 4 स्टेप परफॉर्म करते हैं, लाइक इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि हम डाटा को फाइंड करते हैं, क्लीन करते हैं और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है हम इसको क्या बोलते हैं, डाटा एनालिसिस। ठीक हो गया? अच्छा, अगर हमारे पास डाटा ना हो, लाइक हमारे पास डाटा ना हो, तो क्या हम कोई वेबसाइट बना सकते हैं? लाइक मुझे एक वेबसाइट बनानी है और जिसका नाम मैं रखता हूँ कि लाइक वेदर प्रेडिक्शन। क्या मुझे अगर डाटा नहीं है मेरे पास, लाइक मेरे पास प्रीवियस डाटा नहीं है, कोई पिछले जो वेदर जैसे चल रहा है, जो सीक्वेंस पे चल रहा है, या फिर जैसे हमारे पास वेदर एप्लीकेशन वर्क करती है, तो अगर मेरे पास पहले वाला कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई वेदर ऐप बना लूँ, तो क्या मैं बना सकूँगा? नहीं बना सकता। जी 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 हमारे पास कोई डाटा ही नहीं होगा, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे जी में। जी बिल्कुल। अच्छा, वो तो एक बड़ी एप्लीकेशन है लाइक वेदर प्रेडिक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाऊँ कि जो मुझे करेंसी में कन्वर्ट करके दे। कोई करेंसी हो और उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर दे। लाइक PKR एक करेंसी है, पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपीज़ है, तो रुपीज़ को मैं क्या चाहता हूँ कि डॉलर में कन्वर्ट कर दे। अगर मेरे पास डाटा नहीं है, मुझे पता नहीं है डॉलर की प्राइस क्या है, और मुझे ये नहीं पता कि ये जो मेरे पास रुपीज़ है वो क्या होते हैं, तो क्या मैं कन्वर्ट कर पाऊँगा बगैर डाटा के? मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। लाइक हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे पास अगर डाटा नहीं है तो हम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमारे पास डाटा ना हो तो हम लैपटॉप को यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, तो उसके बगैर हम कोई भी चीज़ यूज़ भी नहीं कर सकते। तो डाटा इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड डाटा इज़ एवरीवेयर। हम जो भी चीज़ देखते हैं वो हमारे पास डाटा होती है, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं, वो हमारे पास डाटा होती है। अब उसी डाटा में जितना भी हमारे पास डाटा है, कुछ भी है, नंबर्स है, स्ट्रिंग्स है, हमारे पास कोई पेजेस है, अगर उसी पेजेस में से, उसी डाटा में से अगर हम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? डाटा एनालिसिस। अब ये जो प्रोसीजर है डाटा से लेकर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालने तक, जो डिस्कवर करने तक का जो एक सफ़र है, एक जर्नी है, उसको हम 3 से 4 स्टेप में परफॉर्म करते हैं। 3 से 4 स्टेप में हम उसको उस टारगेट तक पहुंचते हैं जो हमारा यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। वो प्रोसीजर क्या होता है, वो चीज़ें क्या होती है, वो जो डिफरेंट मैंने स्टेप्स आपको बताया, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मॉडलिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पाथ है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक जर्नी है जो हमें लेकर जाती है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन तक। तो हम इनको देखेंगे इस कोर्स में कि हम ये जो 4-5 स्टेप है, हम ये कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे डाटा को फाइंड करते हैं, कैसे हम उसको क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, मॉडल करते हैं और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि ये हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है और इसको यूज़ करते हुए हम कोई डिसाइड कर पाते हैं कोई चीज़।
लाइक मैंने यूट्यूब की बात की थी, तो जो हमारे पास डाटा था, कमेंट्स थे, हमने उनको यूज़ किया, एक दूसरे इन्फॉर्मेशन निकाली कि हमारे पास जो कमेंट्स है ये पॉजिटिव है, और उन्हीं कमेंट्स की बेस पर हम एक डिसीजन लेते हैं कि ये हमें जो वीलॉग था इसको मुझे दोबारा बनाना चाहिए, मीन इसी तरह का वीलॉग दोबारा बनाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा वायरल हो रहा है, ज़्यादा मीन कमेंट्स आ रहे हैं इस पर, ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ आई आपको? जी सर। ठीक हो गया, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के डाटा एनालिसिस को हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो क्या कोई भी बिजनेस बगैर डाटा के, बगैर किसी डिसीजन के, या फिर जो उसकी प्रीवियस प्रोडक्ट्स है, या फिर जो प्रीवियस सेल्स है, जो कस्टमर्स के साथ बिहेवियर है, क्या उसको जाने बगैर क्या कोई बिजनेस ग्रो कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। लाइक अगर मेरी कोई शॉप है, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी एक कपड़ों की शॉप है, लाइक क्लॉथ शॉप है मेरी, और उस पर जो मैं कपड़ा रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा कपड़ा मैं लेकर आता हूँ और कौन सा बिकता है, कौन सा नहीं बिकता, मुझे ये नहीं पता। तो क्या इससे मेरी दुकान ज़्यादा ग्रो करेगी, या फिर इस तरह से ग्रो करेगी कि मुझे एक एक कस्टमर का डाटा मुझे सेव करना चाहिए, मुझे रिकॉर्ड रखना चाहिए एक महीने का कि मंथली मेरे पास इतने कपड़े थे, इतना मेरे पास जो क्लॉथ था, और इतना सेल हुआ, कौन सा बच गया, कौन सा सेल हुआ, और मुझे नेक्स्ट मंथ कौन सा जो कपड़ा है वो दूसरा लेकर आना है और उसको बेचना है। तो जब तक मुझे डाटा का पता नहीं होगा तब तक मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अब डाटा एनालिसिस, हम तो ये अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं डाटा एनालिसिस, वैसे भी जो अनपढ़ तबका है, जो हमारे पास दुकानदार होते हैं, शॉप्स होती हैं, मीन जो बाज़ारों के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, तो उनके यहाँ भी डाटा एनालिसिस होता है। लाइक वो भी रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी इस चीज़ को रिकॉर्ड में रखते हैं कि कौन सी चीज़ कितना सेल हुई है, और उसी जो सेल होती है, जो बिहेवियर्स होता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी की बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चीज़ सेल करनी चाहिए, और इस जगह पर, इस प्लेस पर कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये चीज़ें उनको भी पता होती है। लेकिन ये जो डाटा एनालिसिस है ये थोड़ा एडवांस है, मीन ये हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। बड़े बिजनेस के लिए ऐसा होता है कि हम डाटा एनालिसिस की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ केयर डिसीजन। तो हेल्थ केयर डिसीजन में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स आकर चेकअप करवाते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, और जो पेशेंट्स का रिव्यू होता है, जो पेशेंट्स का फीडबैक होता है रिलेटेड टू दैट हॉस्पिटल, मीन कोई अगर किसी डॉक्टर से उन्होंने इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाई है, अगर वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, लाइक उनका जो इलाज है, जो उनका ट्रीटमेंट है वो अच्छा हो रहा है, तो उनका जो फीडबैक होगा, उस फीडबैक को यूज़ करते हुए डॉक्टर या फिर जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट होगी वो डिसाइड करते हैं कि हमें ठीक है, ये जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है, और इससे हमारा जो बिजनेस है या फिर जो हॉस्पिटल है वो सही से ग्रो कर रहा है। ठीक हो गया। और मेडिकल रिसर्च में भी काफ़ी इजाफा होता है। लाइक अगर एक मेडिसिन यूज़ हो रही है किसी ट्रीटमेंट के लिए, अगर हम उसका डाटा रखते हैं, उसका डाटा सेव करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि कौन सी जो मेडिसिन थी वो किस ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक कर रही है, पेशेंट्स को रिकवर जल्दी कर रही है, तो वो मेडिकल रिसर्च में भी बेनिफिट होता है कि उस तरह की ज़्यादा मेडिसिन बनाई जाए, या फिर उस तरह की और ज़्यादा रिसर्च की जाए। ठीक हो गया। आगे हमारे पास हेडिंग गाइडिंग एजुकेशन। गाइडिंग एजुकेशन में भी सेम ऐसा ही है, लाइक जैसे हमने पीछे रिव्यूज़ की बात की, फीडबैक्स की बात की, और मैं यहाँ पर एक स्कूल की बात करूँगा कि एक स्कूल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो एक मैट्रिक तक स्कूल है या फिर इंटरमीडिएट तक है, और वहाँ से हर साल जो रिकॉर्ड होता है, लाइक कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो रहे हैं, कितने फेल्स हो रहे हैं, लाइक इस तरह का जो डाटा होता है, इसको एनालाइज करके वहाँ पर कोई तब्दीली अगर करनी हो या फिर उसको ज़्यादा ग्रो करना हो, तो उसकी बेस पर स्कूल को हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्कूल अच्छा है। लाइक अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो वो भी ये चेक करता है कि हमारे पास जो स्कूल है उनको देखता है कि इसका रिज़ल्ट कैसे है, लाइक इसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो उनका रिज़ल्ट कैसे है,
तो उसकी बेस पर ही डिसाइड करता है कि मुझे अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजीज। अब इसको भी हमें अगर देखें तो इसमें भी हमारे पास डाटा एनालिसिस काफ़ी यूज़ होता है। लाइक जो टीम की परफॉर्मेंस है या फिर जो प्लेयर की सिलेक्शन है, वो उसके पीछे जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड की बेस पर सिलेक्शन की जाती है या फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है और नेक्स्ट जो हमारा मैच होगा उसके लिए हमें फ्लॉ प्लेयर को चूज़ करना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस थी, कुछ हमारे पास एक लाइक बेनिफिट्स थे जिसमें हम यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस को। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, क्लियर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चैनल। नेक्स्ट है हमारे पास जी टाइप्स ऑफ डाटा। अच्छा, टाइप्स ऑफ डाटा भी आज देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि एक मेरे पास डाटा है जिसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है, मीन क्लासरूम्स का डाटा है, जब वो एक सेपरेट रखी गई है। हर क्लास का जो डाटा है वो सेपरेट रखा गया है और एक क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक टेबल के अंदर रखा गया है। लाइक एक कॉलम बनाया गया है स्टूडेंट्स का और एक कॉलम बनाया गया उसके मार्क्स का, नेम का, लाइक उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका कॉलम बनाया गया है और एक स्ट्रक्चर वे में उसके डाटा को स्टोर किया हुआ है। लाइक एक स्टूडेंट है, उसके इतने मार्क्स हैं और उसने मीन कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसका रोल नंबर ये है, उसकी मीन जितनी भी डिटेल है एक स्ट्रक्चर वे में डिफाइन की गई है, एक टेबल की फॉर्म में, एक रिलेशनल डाटा में एक प्रेजेंट किया गया है। और दूसरा एक डाटा है हमारे पास, मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है, ऐसे मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है, लाइक हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स है और उनका डाटा पड़ा हुआ है, फ्लॉ नेम के इतने नंबर, इतने मार्क्स, इतने ये रोल नंबर। तो मेरे पास कौन सा ज़्यादा बेटर होगा या फिर हमारे पास जो एक डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा इन दो डाटा में। Anyone? ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास दो डाटा डिफरेंट फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में, एक मैसी फॉर्म में है जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, लाइक कोई टेक्स्ट है, कोई वीडियो है, कोई इमेज है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा डाटा है। अब एक स्ट्रक्चर है और एक अनस्ट्रक्चर है। अब मुझे एक स्टूडेंट का डाटा चाहिए, लाइक माय नेम इज हंजला। मुझे हंजला का डाटा चाहिए कि हंजला कौन सी क्लास के अंदर है और कितने उसके मार्क्स हैं, कितना उसकी फ़ी है, कितना उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो मुझे कहाँ पर जल्दी मिलेगा डाटा, कि किस डाटा में मैं चेक करूँ, किस डाटा में मैं एक्सप्लोर करूँ, मुझे ज़्यादा बेटरली मुझे आंसर मिल जाएगा या फिर एक बेटर वे में मैं उसको फाइंड आउट कर सकूँगा। अब एक जो रिलेशनल डाटा है, मीन स्ट्रक्चर डाटा है, तो उसमें क्या है, मेरे पास टेबल्स भी बनी हुई है, क्लासेस भी सेपरेट लिखी हुई है। लाइक ये फ्लॉ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये फ्लॉ क्लास के स्टूडेंट हैं और उनका नेम भी लिखा हुआ है, उनके मार्क्स, उनके रोल नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक मैसी डाटा है जिसमें मेरे पास कुछ भी डिफाइन नहीं है, कहीं पे इमेजेस पड़ी हुई हैं, कहीं पे नेम पड़ा हुआ है, कहीं पे रोल नंबर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो बेटर होगा वो स्ट्रक्चर डाटा होगा। अब जो हमारे पास डाटा एनालिसिस होता है, हम दोनों पर हम लगा सकते हैं, दोनों पर हम एनालिसिस लगा सकते हैं कि चाहे वो स्ट्रक्चर डाटा है या फिर अनस्ट्रक्चर डाटा है। लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ अलग अलग इनके रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनको अप्लाई करने से हम उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास डिफरेंस था डाटा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डाटा में। और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, इस स्लाइड की समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चरल डाटा।
अच्छा, ये अब हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं या फिर 3 नेम है, 3 पर्सन है, एलाइस, बॉब, चार्ली, और इनका डिफरेंट डिफरेंट डाटा है। लाइक उनके मार्क्स लिखे गए हैं या फिर कुछ भी मीन लिखा गया, उनका डाटा लिखा गया। तो एक सेपरेट कॉलम में लिखा गया है, सेपरेट रोज में लिखा गया है। एलाइस का डाटा एक रोज में है, एक रो में है, दूसरी रो में बॉब का डाटा है, तीसरी रो में चार्ली का डाटा है। तो आप ये देखिए तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा गया, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा गया। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा होता है वो इस शेप में होता है, चाहे वो एक्सेल शीट में हो या फिर कोई गूगल शीट में हो। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पैटर्न में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में देखिए तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास यूट्यूब कमेंट्स। अब हमें नहीं पता कौन सा कमेंट कहाँ पर है, किसने कमेंट किया है, कैसे किया है, और हमारे पास जो कमेंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका क्या और सेंटीमेंट क्या है, तो हमें नहीं पता। और ट्वीट्स भी हमारे पास एक मल्टीपल ट्वीट्स पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कि इसके कौन कन्वर्सेशन कर रहा है, किसका डाटा आ रहा है, और किसने ये ट्वीट किया था और क्यों क्या ट्वीट, इसकी वजह क्या थी। मीन हमें कुछ भी नहीं पता, एक मैसी फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, द इंफॉर्मेशन रिच मैस। द रिच मैस क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा डाटा हमारे पास कहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर हमें फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक ट्वीट फाइंड आउट करना है, किसी एक पर्सन का ट्वीट फाइंड आउट करना है, तो मुझे काफ़ी मुश्किल होगी कि मैं यहाँ से ट्वीट फाइंड आउट करूँ कि किसी भी नेम से, लाइक मैं उमर नेम से एक ट्वीट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी मसला होगा कि मैं यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करूँ, इतने ट्वीट्स पड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर कैसे ढूंढूँ। मेरे पास कोई लिस्ट भी नहीं है, कोई यहाँ पर शीट में भी डाटा नहीं है, एक मैसेज फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है। तो मेरे लिए बड़ा मसला होगा। अब मेडिकल इमेजेस, एक्सरे हो गई, एमआरआईज हो गई, या फिर अदर जो स्कैन्स हो गई, अब उसमें जो डाटा होता है वो भी उसका मुझे नहीं पता होता कि ये जो एक्सरे है ये क्या कह रही है, यहाँ पर कौन सी मीन अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो कहाँ पर है, कैसे है। तो इस चीज़ का भी मुझे नहीं पता होता। तो क्यों नहीं पता होता, क्योंकि ये मेरे पास मैसेज फॉर्म में है, मुझे ये क्लियर नहीं है, और ना ही ये सीक्वेंस में डाटा है हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास जो टाइप्स थी जी सर, डाटा की टाइप्स थी। अच्छा, ये हमारे पास डाटा की टाइप्स थी, डाटा की टाइप। अब हमारे पास है एनालिटिक्स की टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, कि हमारे पास जो एनालिटिक्स की टाइप्स होती है वो कौन कौन सी होती है, लाइक किस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था थोड़ा सा लेंथी है, तो ये हम कल डिस्कस कर लें, क्योंकि हम ज़्यादा इजी वे में और ज़्यादा डिटेल से हम इसको देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, और हम इसको कल देख लेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना, 10 मिनट रहते हैं। तो 10 मिनट में हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर किसी का कोई पीछे जो हमने कवर किया है इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, वरना हम जो बाकी है हम उसको कल देखेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया।